हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे हम नाइन्थ क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर जो है वो फ्रांस की क्रांति है। और इस फ्रांस की क्रांति का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले मैंने आपको पूरे चैप्टर की कहानी सुनाई थी। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो प्लीज आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नाइन्थ क्लास की एसएसटी की प्लेलिस्ट डाल रखी है। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर पहले इसकी कहानी सुनना, फिर इसका फर्स्ट पार्ट देखना और देन इसका सेकंड पार्ट देखना, ये वाला। तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी कि किस तरह से ये क्रांति थी, वरना आप अलग अलग पार्टों को पहले देखोगे तो आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट देखना है? सबसे पहले देखना है जो मैंने आपको कहानी सुनाई है फ्रांस की क्रांति की, ठीक है? वो पहले आपको कहानी सुन लेनी है, ठीक है? लगभग 30-35 मिनट की या 40 मिनट की वो कहानी है। तो आप उस कहानी को पहले सुनना, मैंने बोर्ड पर बहुत अच्छे से उसको समझाया है। तो आपको समझ में आएगा कि फ्रांस की क्रांति कैसी थी, क्यों हुई, और लास्ट में उसका क्या परिणाम रहा, किस तरह से चीजें हुई। सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो आप पहले उसे देखना, ठीक है? और प्ले लिस्ट में आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। पहले ज्योग्राफी की वीडियोस खुलेंगी, जब आप प्ले लिस्ट को ओपन करोगे उसके बाद आपको हिस्ट्री की वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में पढ़ाया है। 6 से 10 तक की लगभग सभी बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। आप उन सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हो और आपको हर चैप्टर की थ्योरी मिलेगी और आपको हर चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है? ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसके एमसीक्यू नहीं मिलेंगे या थ्योरी का कोई भी पार्ट आपको मिसिंग मिलेगा। तो आप इन सब प्लेलिस्टों को देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, ठीक है? आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, क्रांति की शुरुआत। तो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई वो हम देखते हैं। देखो ये साइड में कुछ तिथियां लिखी हुई हैं, इनको आप प्लीज ध्यान से याद कर लेना। इससे क्या होगा, जब आप इनको याद कर लोगे तो आपको एक इमेज रहेगी आपके माइंड में कि फ्रांस की क्रांति क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और लास्ट में इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि 1774 में जो लुई 16 था वो फ्रांस का राजा बना था। और जब वो राजा बना था, हमने ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था और प्राचीन जो राजतंत्र के समाज के लोग जो थे वो असंतुष्ट थे, ठीक है? क्यों थे? क्योंकि पहले से ही जो राजा था वो अपने ऊपर ज्यादा खर्चा करता था, महल के ऊपर और अपने लिए, ठीक है? जनता पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर क्या हुआ, 1789 में एक क्रांति हुई जो आपको पता ही है। उसको हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। स्टेट जनरल का आगमन, आह्वान और तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन और बास्तिल पर हमला और देहात में किसानों का विद्रोह, ठीक है? ये सारी जो चीजें हुई ये कब हुई? 1789 में, है ना? तो ये सारी आप डेट वाइज इसको याद रखना, ठीक है? डेट याद रखना, ठीक है? कौन से ईयर में कौन कौन सी घटना हुई है हर किसी का आपको याद रखना है। तो अब पहले हम इन दो घटनाओं के आगे का देख लेते हैं कि क्रांति किस तरह से हुई थी। अब देखिए क्रांति कैसे हुई थी। पिछले भाग में आप पढ़ चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे, ठीक है? क्यों कर बढ़ाए थे वो मैंने आपको पूरा समझाया था। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, ठीक है? जो पहले की जो परंपरा चली आ रही थी उसमें क्या था कि जो फ्रांस का जो सम्राट होता था वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। उसके लिए उसको क्या बुलानी पड़ती थी? बैठक। इसके लिए इसे उसे स्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी पड़ती थी, है ना? और बैठक में कौन होता था? तीनों स्टेट के लोग होते थे, है ना? फर्स्ट स्टेट के जितने भी लोग होते थे उनकी एक वोट होती थी, दूसरे स्टेट के इनकी दो वोट होती थी, ठीक है? मतलब एक वोट होती थी और तीसरे स्टेट की भी एक वोट होती थी, यानी कि 3 स्टेट और तीनों स्टेट की एक एक वोट होती थी। इस तरह से होता था। स्टेट जनरल एक मिनट, प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के लिए अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, ठीक है? तो राजा ने क्या किया, बैठक बुलाई तीनों स्टेट की, क्योंकि उसको क्या करना था? टैक्स, नए टैक्स लगाने थे, क्योंकि राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया था और जो राजा था उसको खर्चा करने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। तो उसने क्या किया कि नया टैक्स लगा देते हैं। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, ठीक है? तीनों स्टेट कौन से? एक तो पादरी वर्ग, ठीक है? दूसरा था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग यानी कि जो रईस लोग होते थे जिनके पास सरकारी नौकरी होती थी। तीसरे थे जो ऐसे ही थे, गरीब लोग, ठीक है? लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, ठीक है? अंतिम बार इसकी जो बैठक बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 1614 में, है ना? यानी कि 1614 में कुछ टैक्स वगैरह लगाए होंगे, कुछ चीजें करी होगी, तो 1614 में ये बैठक बुलाई थी। अब उन्होंने, राजा ने क्या किया, दोबारा बुलाई। दोबारा कब बुलाई? 1779 में ये बैठक बुलाई, 1789 में, ठीक है? तो कितना सारा गैप था इसमें, ठीक है? 100 साल से ऊपर का गैप था।
लगभग 150 साल से ऊपर का गैप रहा इन दोनों बैठकों में। फ्रांसीसी सम्राट लुई, अब देखो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि स्टेट जनरल क्या था। स्टेट जनरल एक तरह से क्या था, एक तरह से संसद टाइप का था। जैसे हमारी देश में संसद होती है ना, मैंने 8th क्लास में आपको बताया था संसद कैसी होती है कि चुनाव होते हैं और हम अपने यहाँ से एमएलए और एमपी को चुनकर भेजते हैं, है ना। तो जो एमएलए होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं, यानी कि राज्य की विधानसभा में, और जो एमपी होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, वो हमारे केंद्र में जो होती है लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा में वो क्या करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। हमारे हम पर कौन से टैक्स लगने हैं, कौन से नहीं लगने, वो सारा निर्धारण कौन करते हैं, हमारे ही नेता करते हैं। वो कौन होते हैं, एमपी होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर स्टेट जनरल जो थे, स्टेट जनरल में जो प्रतिनिधि होते थे, जो लोग होते थे, उन्हें कौन चुनकर भेजता था, अलग अलग स्टेट के लोग चुनकर भेजते थे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेट के जो लोग होते थे वो अपना प्रतिनिधि भेजते थे। सेकंड स्टेट वाले कौन थे, जो कुलीन वर्ग के थे, वो अपना भेजते थे प्रतिनिधि चुनकर, और जो थर्ड स्टेट वाले थे वो अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते थे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग स्टेट के चुनकर भेजते थे। लेकिन जो चीजें चल रही थी वो लगभग लगभग ऐसी ही चल रही थी जैसे आज हमारे देश में संसद है। लेकिन हमारी संसद क्या है, स्वतंत्र है। उसको राजा का आदेश मानने के लिए वो बाध्य नहीं है ना। हमारे देश में किसकी चलेगी, संसद में जो राजनेता बैठे हैं उनकी चलेगी। लेकिन जो फ्रांस में चल रहा था वो उस पर इन तीनों स्टेट जनरलों, मतलब ये जो तीनों स्टेट थे, इनकी जो बैठक थी वो बाध्य थी राजा का नियम मानने के लिए। ठीक है, लेकिन हमारी जो है जो हमारा संसद है वो बाध्य नहीं है। ठीक है, संसद राजा को यानी कि हमारे राष्ट्रपति को सजेस्ट करती है कि कौन से कानून बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने हैं। ठीक है, पास वही करके भेजती है राजा, यानी हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो केवल ये देखते हैं कि ये कानून सही है ना, जनता के हित में है ना, तो उस पर वो सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पूरा अधिकार था राजा को कुछ भी निर्णय लेने का। ठीक है, स्टेट जनरल के समक्ष। अब क्या हुआ, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1779 यानी 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। ठीक है, प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वारसा के एक आलीशान भवन को सजाया गया। यानी कि ये जो बैठक होनी थी उसके लिए एक आलीशान भवन को सजाया गया, मतलब पहले से पैसे नहीं है, लेकिन अब बैठक हो रही है तो राजा करवा रहा है, तो उसकी शान शौकत है, उसे दिखानी है कि भाई हम इतने रईस हैं, हमारे पास ये है। तो उस भवन को सजाया गया। बेकारी तो पैसे वेस्ट करे थे इसमें। पहले और दूसरे स्टेट के इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे गए। यानी कि जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग थे उन्होंने 300 प्रतिनिधि भेजे अपने, और जो दूसरे स्टेट के लोग थे उन्होंने भी, कुलीन वर्ग के जो थे उन्होंने भी 300 प्रतिनिधि भेजे अपने चुनकर। ठीक है, और ये जो प्रतिनिधि थे ये क्या, कतारों में आमने सामने बैठ गए। कतारों में ये क्या हुआ, आमने सामने बैठ गए। जैसे स्टेट जनरल की ये मीटिंग हो रही है, यहाँ आपका राजा बैठ गया। ठीक है, यहाँ आपके प्रथम स्टेट के लोग बैठ गए, और यहाँ आपके सेकंड स्टेट के लोग बैठ गए। ठीक है, एक तरफ कुलीनबर्ग बैठ गया, एक तरफ पादरीबर्ग बैठ गया। नेक्स्ट है इसमें तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। यानी कि तीसरे स्टेट के लोगों को बैठने की जगह नहीं दी गई, उनको बोला कि तुम नीचे पीछे की तरफ खड़े हो जाओ। ठीक है, ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे, यानी कि इनको ये दिखाया गया कि तुम गरीब हो, है ना, और तुम समान नहीं हो, तो इसलिए तुम पीछे खड़े हो। और जो पहले स्टेट के लोग हैं वो आराम से बैठेंगे, सेकंड स्टेट के आराम से बैठेंगे, और तीसरे स्टेट के जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे पीछे। तो ये कितना अपमानजनक है कि कुछ एमपीज को ये बोला जाए कि भाई तुम खड़े रहो क्योंकि तुम गरीब स्टेट से आए हो, या तुम दूसरी जाति के हो, या फिर तुम दूसरे धर्म के हो, या फिर तुम गरीब हो। इस आधार पर अगर कुछ एमपीज को संसद में खड़ा किया जाए और कुछ एमपीज को बैठने का अधिकार दिया जाए तो कितना गलत बात है। जब बैठक बुलाई है तो सब समान है ना, फिर तो सबको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं, आगे कार्रवाई शुरू हुई बैठक की। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व है इसकी अपेक्षा समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गरीब नीचे पायदान के लोग थे, जबकि कौन से लोग थे जो थोड़ा सा पढ़ लिख गए थे ना। देखो तीसरे स्टेट में भी हर तरह के लोग थे, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से गरीब थे, क्योंकि लोग मेहनत करते रहते हैं निरंतर, तो थोड़ी बहुत तरक्की उनकी हो ही जाती है। जैसे बड़े व्यवसाय, इनमें से कुछ लोग फल फूल गए थे तो वो बड़े व्यवसायी बन गए थे, व्यापारी बन गए थे। ठीक है, अदालत के कर्मचारी बन गए थे कुछ, और कुछ वकील बन गए थे। तो ये जो लोग थे ये चुनकर गए थे, मतलब इन लोगों में से चुन के गए थे। ऐसा नहीं है कि ये वाले जो बिल्कुल गरीब लोग हैं ये गए थे स्टेट जनरल में, नहीं, स्टेट जनरल में कौन लोग गए थे, ये वाले लोग गए थे चुनकर। ठीक है, जो तीसरा स्टेट था वो भी 3 भागों में बटा हुआ था, कि थोड़े अमीर, फिर गरीब, फिर गरीब। और जो ये वाले लोग थे, जो नीचे पायदान वाले जो लोग थे, इनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है, तीसरे स्टेट के कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, जिसमें कुछ गरीब लोग थे और जिसमें महिलाएं भी थी। ठीक है, महिलाओं को भी फ्रांस में वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसकी अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, आप समझ गए ना, जो तीसरा स्टेट है 3 भागों में बटा हुआ है, उसके दूसरे और तीसरे भाग वाले को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, ना वो चुन के गए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई। यानी कि जो लोग जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं था या जिनको स्टेट जनरल में जाने का अधिकार नहीं था, उन्होंने पत्रों के माध्यम से अपनी बात स्टेट जनरल तक पहुंचाई। ठीक है, राजा के समक्ष, जिसके प्रतिनिधित्व जिसके प्रतिनिधि अपने साथ लेकर गए थे। जो स्टेट तीसरे स्टेट के लोग थे वो इन पत्रों को भी साथ लेके गए थे कि भाई जनता राजा के बारे में इस तरह से चर्चा कर रही है या जनता को ये चीजें जो है ये गलत लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। ठीक है, प्रत्येक वर्ग को, वर्ग कितने थे? तीन स्टेट थे ना, तो 3 वर्ग थे, तो तीनों वर्गों को अपना एक एक वोट देने का अधिकार था। अब मैंने आपको, जैसा कि जब मैं कहानी सुना रही थी, मैंने आपको बताया था कि होता क्या था कि जब टैक्स जो देना होता था वो 2 स्टेटों को नहीं देना होता था। फर्स्ट स्टेट को नहीं देना था, सेकंड स्टेट को नहीं देना था, यानी कि पादरी को नहीं देना था, और किसको नहीं देना था, और उसको नहीं देना था, ना तो पादरियों को देना था, ना कुलीन वर्गों को देना था। तो जब भी टैक्स बढ़ाने की या कुछ भी बात आएगी, तो पहले और दूसरे स्टेट के लोग तो यस ही बोलेंगे कि हाँ भाई बढ़ा दो टैक्स, क्योंकि उनको तो टैक्स देना नहीं है। टैक्स किसको देना है? तीसरे वालों को देना है। तो आपत्ति किसको होगी? केवल तीसरे वाले को होगी, क्योंकि तीसरे स्टेट के लोगों को ही टैक्स देना होता था, पहले और दूसरे को नहीं देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बार भी लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा था। ठीक है, यानी कि उसको ऐसा ही करना पड़ा कि तीनों स्टेट की एक एक वोट थी। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की मांग तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मत कराया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने बोला कि भाई ऐसे मत करो कि 300 आदमियों का एक मत, फिर इन 300 आदमियों का एक मत, मतलब एक वोट, और इस 600 आदमियों की एक वोट, कि ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें ऐसे करना है कि जो भी निर्णय लेने हैं उसके लिए जो वोट डालेंगे, यानी कि संसद में भी ऐसे ही होता है, कोई भी नियम पास होता है तो उसके लिए वोट डालते हैं कि कितने लोग इस नियम से सहमत है। ठीक है, अगर 50% से ऊपर लोग उस नियम के लिए सहमत होते हैं तो वो जो भी नियम है टैक्स से रिलेटेड या जनता के ट्रैफिक से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, तो वो क्या हो जाता है, वो कानून बन जाता है और आगे राज्यसभा के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा के बाद किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है ना। तो इसी तरह से क्या था, इन्होंने बोला कि वोट जो डलेंगी वो ऐसे डालो कि 300 वोट इनकी, 300 वोट इनकी और 600 वोट हमारी। ठीक है, तो कोई भी नियम बन रहा है उसके पक्ष में ये जो वोट है ये कितनी होगी? 900 और 1200। ठीक है, ये कितनी हो गई? 1200 हो गई। ठीक है, 600, 300, 900 और 300, 1200। तो 1200 लोग वोट डालेंगे और अगर जो वोट ज्यादा होंगी, मान लो ये तो 600 वोट है तो 600 की 600 ये डालते, तो जो कानून बन रहे थे इनके खिलाफ वो कहीं ना कहीं उन पर रोक लगती, लगाम लगती। तो इन्होंने बोला कि एक आदमी का एक वोट डलवाओ और फिर हम देखेंगे कि जो नियम, जो भी कर से रिलेटेड चीजें हैं वो पास होंगी या नहीं होंगी। अब राजा मान नहीं रहा था इस बात को, क्योंकि पता था कि जब वोट डलेंगी तो इन लोगों की वोट ज्यादा है, ये मिलाकर 600 है, ये मिलाकर 600 है। लेकिन कुछ लोग जो थे, जो दार्शनिक थे, जो पढ़े लिखे थे, जो समझदार थे, इन तीसरे स्टेट के मतलब पहले और दूसरे स्टेट के भी लोग ऐसे थे जिनका हृदय अच्छा था, कुछ लोगों का, जो चाहते थे कि ये जो गरीब है इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, है ना। तो इन 600 लोगों में से भी कुछ लोग अच्छे थे, तो अगर वो भी वोट डालते तो कौन जीतते? ये तीसरे स्टेट के लोग जीतते। ठीक है, तो इसलिए इनकी मांग थी कि हर आदमी को क्या कितनी वोट डालने का अधिकार हो? एक वोट डालने का अधिकार हो। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। ये कौन सा सिद्धांत है? लोकतंत्र। हमारे यहाँ भी है ना ऐसा सिद्धांत। ऐसा तो नहीं है कि पूरे परिवार का एक वोट डालेगा, है ना। यानी कि एक परिवार में चाहे 6 लोग हैं, चाहे 7 लोग हैं या 10 लोग हैं, एक परिवार का एक आदमी वोट डाल आएगा तो पूरे परिवार का उसको मत समझेंगे, तो ये क्या बात हुई। या फिर आप ये कहो कि एक समाज का एक आदमी वोट डालेगा, पूरी जाति का एक लोग वोट डालेगा, तो ये तो गलत बात है ना। हमारे यहाँ क्या है कि हर एक व्यक्ति को अपना इंडिविजुअली अधिकार है। एक परिवार में अगर 4 सदस्य रह रहे हैं तो उन चारों लोगों को अधिकार है उनका। जैसे हमारी दिल्ली में अब चुनाव होने वाले हैं, तो आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं तो उनका अलग अलग मत है। कोई कांग्रेस को दे सकता है, कोई बीजेपी को दे सकता है, कोई आम आदमी पार्टी को दे सकता है, कोई अन्य पार्टी को दे सकता है। ठीक है, वो उनकी पर्सनल मर्जी है। जैसे मैं अपने कभी भी वोट डालने जाती हूँ तो मैं घर वालों से नहीं पूछती हूँ कि भाई कहाँ वोट डालनी है। वो मेरा खुद का मन होता है। मेरा मन है मैं कांग्रेस को वोट डालूं, मेरा मन है मैं बीजेपी को वोट डालूं, मेरा मन है मैं
आम आदमी पार्टी को वोट डालूं। तो मैं अपने हिसाब से पहले देखती हूँ कि कौन हमारे देश के विकास के लिए काम कर रहा है, तो मैं उसको वोट डालती हूँ। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये किसका उदाहरण है? ये लोकतंत्र का उदाहरण है। और इसी सिद्धांत को आगे कौन बढ़ाने चाहते थे? तीसरे स्टेट के लोग, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कनेक्ट में लिखा था। ठीक है, कंट्रैक्ट में लिखा था, है ना, मैं प्रस्तुत किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लोकतंत्र की विचारधारा है, ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई है, तो ये कहाँ से शुरू हुई है? ये रूसो की बुक से शुरू हुई है। ठीक है, द सोशल कॉन्टेंट। ठीक है, द सोशल कॉन्टेंट बुक का नाम था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर आ गए। जब राजा ने बोला कि भाई ऐसा नहीं होगा कि हर आदमी की एक एक वोट होगी, ऐसा नहीं होगा, एक स्टेट की एक वोट होगी। तो इन लोगों ने बोला कि ये तो हमारे खिलाफ नाइंसाफी है। अब जो पहले के जो दो स्टेट हैं वो तो हमारे खिलाफ ही वोट डालेंगे, क्योंकि टैक्स उनको थोड़ी देना है, टैक्स तो हमें देना है ना, तो हम तो इस तरह से हमेशा टैक्स पे ही लदे रहेंगे। तो ये तो गलत बात है। अब इनकी बात नहीं मानी गई तो तीसरे स्टेट के लोग क्या है, बाहर आ गए। अब क्या हुआ, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। यानी कि तीसरे स्टेट को लोगों को लग रहा था कि भाई हम क्या है, हम प्रतिनिधि हैं किसके, फ्रांस के, है ना, तो हमारी बातों को भी माना जाना चाहिए। हम ज्यादा, जो ज्यादा संख्या का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तीसरा स्टेट कर रहा था, क्योंकि जनता तो तीसरे स्टेट में ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या किया, सभा से बाहर आ गए ये। और इन्होंने किया 20 जून, ठीक है, डेट याद रखना, एग्जाम में लिख, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अगर आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बोर्ड एग्जाम में भी, और या कोई भी रिटर्न एग्जाम होता है उसमें, और कई बार पूछ लिया जाता है कि इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा आपके किसी भी एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए कि 20 जून को ये प्रतिनिधि वारसा के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कौन? जो तीसरे स्टेट के लोग थे। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था और शपथ ली थी कि जब तक राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं तैयार किया जाएगा तब तक असेंबली भंग ही रहेगी। यानी कि उन्होंने बोला कि एक हमें ऐसा संविधान चाहिए जो हमें एक आदमी को एक वोट दे। ठीक है, मूलभूत हमें वो मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए कि हम राजा के खिलाफ भी बोल सकें अगर राजा के हमारे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर रहा है। फिर हमें अधिकार मिलना चाहिए कि हमें रोटी मिलनी चाहिए, जो उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। और सबसे पहला जो संविधान बनाया गया है लिखित रूप से, तो वो अमेरिका का है। मैंने बताया ना कि फ्रांस ने ही अमेरिका को आजाद कराया था। देखो कितने दुर्भाग्य की बात है कि फ्रांस ने अमेरिका को आजाद कराया। ठीक है, अमेरिका में बहुत सारे नियम कानून बनाए और अमेरिका के लिए ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए उस संविधान को लागू नहीं करा रहे, क्योंकि इनको भी पता है कि वो जो अगर उस संविधान को हम लागू कराएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो आप दूसरे के घर में तो आप ये कह रहे हो कि हाँ तुम जो कर रहे हो सही है, ये तो बिल्कुल वही वाली बात होगी ना। जैसे आपकी मम्मी, ठीक है, पड़ोस के लड़के से बोले कि हाँ भाई लव मैरिज करना ठीक है, लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लव मैरिज करना ठीक है, लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे क्या कहा जाए कि नहीं भाई लव मैरिज तो एक अभिशाप है, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो आपके लिए तो नियम अलग बना रही है आपकी मम्मी और दूसरे लोगों के लिए अलग नियम बना रही है, तो ये तो गलत बात है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही फ्रांस के लोगों के साथ हो रहा था और फ्रांस के लोगों को ये बात पता चल रही थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से, बुक के माध्यम से। क्यों पता चल रही थी कि उनके लिए तो संविधान नहीं था, लेकिन फ्रांस ने जो अमेरिका आजाद कराया था उसके 19 उपनिवेश आजाद कराए थे, उनके लिए जो नियम थे वो वहां संविधान लागू था, वहां लोकतंत्र लागू था, लेकिन अपने ही देश में लोकतंत्र लागू नहीं था। तो इससे भी कहीं ना कहीं जनता भड़की हुई थी। ठीक है, अब तक असेंबली भंग नहीं होगी, जब तक असेंबली भंग नहीं होगी, ठीक है, जब तक क्या नहीं होगा, संविधान तैयार नहीं होगा। उनका नेतृत्व, ये जो तीसरे स्टेट का जो नेतृत्व कर रहे थे उसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे? मिया मिराबियो और आबे शिए ने किया। ठीक है, मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। देखो ये दूसरे स्टेट के थे, है ना, दूसरे स्टेट के होने के बावजूद ये जनता की भलाई के लिए काम कर रहे थे। ठीक है जी, मतलब समाज के लिए काम कर रहे थे, दूसरे स्टेट के थे, इनको टैक्स नहीं देना था, उसके बाद भी ये किसका ही साथ दे रहे थे? तीसरे स्टेट के लोगों का साथ दे रहे थे। लेकिन वह सामान्य विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने एक पत्रिका निकाली और वारसा में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। यानी कि कहीं ना कहीं इनका समर्थन मिला हुआ था। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि केवल एक दो लोग ही तो नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो पहले और दूसरे स्टेट के होंगे, जो तीसरे स्टेट के लोगों का साथ देना चाहते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आवेश मुख्यतः पादरी था। ठीक है, आवेश कौन था? पादरी था। जबकि मिराबियो कौन था? वो कुलीन वर्ग का था। तो मिराबियो कौन से स्टेट का था? दूसरे स्टेट का था। और ये आवेश कौन से स्टेट का था? ये फर्स्ट स्टेट का था। तो ये दोनों लोग भी क्या कर रहे थे? साथ दे रहे थे तीसरे स्टेट के लोगों का। नेक्स्ट है इसमें, और उसने तीसरे स्टेट
तीसरे स्टेट क्या है। तो मतलब उसने बोला कि तीसरा स्टेट क्या है, तीसरे स्टेट के खिलाफ ये सारी चीजें क्यों हो रही है। अब नेक्स्ट है, शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक पैम्पलेट लिखी। किसने लिखी? आबे शेर ने लिखी। ठीक है, बुक का नाम क्या है? पैम्पलेट। ये बुक के नाम आपको रटे हुए होने चाहिए कि किसने कौन सी लिखी थी। ठीक है, रूसो की मैंने बुक आपको ऊपर बताई और ये किसकी है? आबे शेर की है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी बुक किसने लिखी थी, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ना। अब देखो जो टेनिस कोर्ट में जो चीजें चल रही थी उसका ही एक चित्र है। ठीक है, टेनिस कोर्ट में जो शपथ ली थी किसने? तीसरे स्टेट के लोगों ने, कि हमारे खिलाफ हमारे साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके रिलेटेड उन्होंने शपथ ली थी। और ये एक चित्र है, ठीक है, जिससे ये दर्शाया गया था। नेक्स्ट है इसमें, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरे फ्रांस आंदोलित हो रहा था। यानी कि नेशनल असेंबली के, यानी कि एक तरह से संसद के कुछ लोग क्या कर रहे थे? संविधान बना रहे थे। ठीक है, जिसमें कुछ लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट के भी थे और सारे लोग किसके थे? थर्ड स्टेट के थे। यानी कि थर्ड स्टेट के तो 600 लोग थे ही थे और फर्स्ट स्टेट के भी कुछ लोग थे और सेकंड स्टेट के भी कुछ लोग थे। तो ये सारे लोग क्या बना रहे थे? संविधान बना रहे थे, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया ना पीछे के फर्स्ट स्टेट के थे ये आवेशी और मिराबियो, और ये सेकंड स्टेट के थे। तो मतलब ये केवल दो ही क्रांतिकारी तो नहीं होंगे, और भी सारे लोग होंगे जो समाज की भलाई के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि सबका नाम किताबों में नहीं आता है, कुछ लोग गुमनाम भी रह जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग थे जो थर्ड स्टेट के बारे में सोच रहे थे। तो इन सब ने ये सब क्या कर रहे थे? ये संविधान बना रहे थे। लेकिन उस समय फ्रांस में और भी सारी चीजें चल रही थी। क्या चीजें चल रही थी जब ये संविधान बन रहा था? तब क्या हुआ? कड़ाके की ठंड के कारण फसल मर गई थी। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ी और फसल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, ये बर्फबारी टाइप का हो गया। तो बर्फबारी में जो फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो गई, गेहूं की और अनाजों की। तो उससे क्या हो गया? तो भुखमरी फैल गई, है ना। और क्योंकि राजा के पास क्या नहीं था? धन नहीं था, नहीं तो वो दूसरे देशों से मंगा लेता, दूसरे देशों से अनाज मंगा लेता तो भुखमरी मिटा देता। अब जैसे हमारे देश में कोई भी फसल मर जाए, गेहूं की, चावल की, किसी भी चीज की, या दालें नहीं हो पाए, कोई कीड़ा खा गया उन फसलों को, या धूप ज्यादा पड़ गई, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई खेतों में, या फिर बारिश ज्यादा हो गई, फसल खराब हो गई, तो हम क्या करते हैं? दूसरे देशों से मंगा लेते हैं उसको, है ना। तो दूसरे देशों से कब मंगाया जाएगा? जब हमारे पास खुद के पास पैसा होगा। जब हमारे खुद के पास पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से मंगाएंगे दूसरे देशों से? तो राजा ने जनता की कोई मदद नहीं करी थी। और वहां पर जो रोटी मिलती थी उसको क्या बोलते थे? पाव रोटी। ठीक है, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक, यानी कि जो जिन दुकानों पर ये रोटी मिलती थी, आप सोच रहे होंगे कि इतने गरीब लोग दुकान से रोटी क्यों खरीदते थे, घर में क्यों नहीं बनाते थे। देखो, ये जो क्रांति है ये फ्रांस की क्रांति है। ठीक है, अब ये कर्क रेखा से काफी ऊपर है फ्रांस, मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। ठीक है, तो फ्रांस कहाँ है? कर्क रेखा से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो सर्दियों में माइनस में पहुंच जाता है ना। तो जब टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हर घर में रोटी बनती है। वहां क्या करते हैं? सब्जी अपने घर में बना लेते हैं, क्योंकि रोटी बनाने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत होती है कि इतने टेम्परेचर पर ही रोटी बनेगी। आप अपनी मम्मी से पूछना कि जो सर्दियां होती है ना, जो इस समय सर्दियां पड़ रही हैं, जनवरी की जो सर्दियां पड़ रही हैं, है ना, जनवरी की सर्दियों में रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसमें ईंधन भी ज्यादा लगता है, गैस का सिलेंडर भी ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उतना ज्यादा टेम्परेचर जितना रोटी सेकने के लिए चाहिए वो हो नहीं पाता है। तो वहां पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो वहां पर तो पहले गैस नहीं चलती थी, है ना, पहले चूल्हे वगैरह की सुविधा होती थी। तो वहां पर क्या करते थे वो? तंदूर वगैरह में तंदूर लगाकर इस तरह से सेकते थे। और तंदूर के लिए बहुत सारे ईंधन की जरूरत चाहिए, और गरीब लोगों के पास इतना ईंधन नहीं होता था। तो वो क्या करते थे? रोटी खरीद के ले आते थे बेकरी की दुकान से, जहां पर आपको बिस्किट वगैरह मिलते हैं, ब्रेड मिलती है, केक मिलता है, वहां से खरीद के ले आते थे। इस तरह की दुकानों को क्या बोलते हैं? बेकरी। ठीक है, तो बेकरी की दुकान से वो खरीद के लाते थे, और वहां पर सभी लोग ये काम करते थे। देखो, जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों में मार्केट में रोटी मिलती है। ठीक है, सिकी सिकाई रोटी आपको, बनी बनाई रोटी आपको मार्केट में मिलेंगी, आप वहां से खरीद के ला सकते हैं, है ना। लद्दाख में भी ऐसा होता है, जो ठंडे इलाके हैं ना वहां पर ऐसा होता है कि रोटियां जो है मार्केट में बिकती है। और आप ये मत सोचना कुछ अलग टाइप की रोटी थी, वैसी ही रोटी जैसे आप लोग खाते हो, है ना। तो ये तंदूर का जो फैशन है ये हमारे देश का नहीं है, ये यूरोप का है। क्यों है? क्योंकि वहां ठंड इतनी पड़ती है, चूल्हे में रोटी बनी नहीं सकती। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर होता है, उससे की नहीं पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं? तंदूर लगाते हैं। और वहीं से ये एयर फ्रायर आया है, वहीं से ये ओवन वगैरह जो भी चीजें चलती हैं, ठीक है, जो भी मशीनें चल रही हैं खाना बनाने की, वो सारी कहाँ से आई है? यूरोप से, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इस तरह की मशीनों में ही खाना बन सकता है। नॉर्मल गैस पर, चूल्हे पर इन पर खाना नहीं बन सकता है। तो गैस तो पहले चलती ही नहीं थी, चूल्हा ही चलता था या स्टोव चलता था, तो उस पर खाना नहीं बन सकता था। इसलिए
रोटी कहाँ से लेके आते थे? बेकरी के यहाँ से। अब बेकरी मालिकों को पता चल गया कि फसल जो है नष्ट हो गई, तो बेकरी मालिकों ने क्या किया, जो रोटी थी उसकी कीमत बढ़ा दी कि भाई अब पहला रोटी मान लो 4 रुपए की मिल रही थी, तो अब हम अब बेचेंगे 8 रुपए की। ठीक है, कुछ तो फसल खराब हो गई थी, उसकी वजह से भी अनाज महंगा हो गया था, और कुछ बेकरी मालिकों को पता है कि जनता भूखी तो मरेगी नहीं, रोटी तो सब खरीदेंगे, तो ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। औरतें बहुत देर से कहाँ खड़ी थी? दुकान के बाहर खड़ी थी रोटी के इंतजार में। और रोटी एक तो मिल नहीं रही थी, ऊपर से इतनी महंगी मिल रही थी, जिनको वो खरीद नहीं पा रही थी, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, बेकरी की दुकान पर ही धावा बोल दिया, यानी कि उसको लूट लिया। ठीक है, दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया। अब जब शहर में एक दुकान लूटी, तो लोगों को पता चल गया, गरीब लोगों को क्या कर रहे हैं कि दुकान लूट लेनी है और अपना पेट भर लेना है। जब भूख से लोग तड़पड़ाते हैं ना, तो सारी सभ्यता साइड में रखी रह जाती है। हमारा जो देश है ना, कोरोना के टाइम पे सबको वो मिला था राशन। अगर घर घर राशन नहीं बंटता ना, जैसा विदेशों में हुआ था, बहुत सारे यूरोप के देशों में ऐसा हुआ कि लोगों ने क्या किया, मॉल को लूट लिया था, गरीब लोगों ने मॉलों को लूट लिया था। मैं 2021 की बात बता रही हूँ, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रही हूँ। गरीब लोगों ने क्या किया था, मॉलों को लूट लिया था, और जो स्टोर वगैरह होते हैं, जो खाने पीने का सामान जहाँ मिलता है, उनको लूट लिया था। क्योंकि भाई लॉकडाउन था, काम करने के लिए वो बाहर नहीं जा रहे, उनके घर में पैसा नहीं आ रहा, भूखे थोड़ी मरेंगे। जब कोई आदमी खुद भूखा मर सकता है, जब उसके बच्चे भूखे मरते हैं ना, तो वो चोरी डकैती हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, और वही हमारे देश में भी होता अगर गवर्नमेंट फ्री में अनाज नहीं बांटती। ठीक है, ये जो फ्री का राशन बटा, अ, इससे बहुत सारे क्राइम हमारे देश में रुक गए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज काम करते हैं, और रोज जो रोज काम करने से जो पैसे आ रहे हैं उससे खाना खाते हैं। अब 1 साल तक कोई आदमी काम पर नहीं जाएगा तो कहाँ से खाएगा? तो फिर वो क्या करेगा? ऐसी चोरी चकारी करके ही खाएगा। क्योंकि जब भूख लगती है ना, तो सारी सभ्यता, धर्म, संस्कृति सब साइड में हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। जब आपका पेट भरा हुआ है ना, तभी आपका पढ़ने का मन कर रहा है। अगर आपको सुबह से रोटी ना मिली हो और आपसे कहे कि पढ़ लो, तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ने का मन कब करेगा? जब आपका पेट भरा हो। सभ्यता आपके दिमाग में कब आएगी? जब आपका पेट भरा हो, तब ही आएगी, है ना। जो गरीब लोग होते हैं वो थोड़ी बहुत चोरी कर लेते हैं खाने पीने की, उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार हमें खाना नहीं मिला, है ना। तो औरतें क्या थी, भूखी थी, परेशान थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, बेकरी को लूट लिया। ना केवल एक बेकरी को लूटा, शहर की सारी बेकरी लूटने लगी। ये बात राजा को पता चली, तो राजा ने क्या किया, राजा ने पेरिस में अपनी सेना भेजी, क्योंकि पेरिस में चल रही थी ये सारी घटना। तो इस शहर में उन्होंने क्या किया, अपनी सेना भेजी, और सेना से बोला कि जो शांति बहाल करवाओ दोबारा से, और ये जो दुकानें लूटी जा रही हैं इनकी सुरक्षा करो। ठीक है, अब क्या हुआ कि समाज में ये अफवाह फैल गई। उस समय शहर में और गांव में ये अफवाह फैल गई कि जो राजा है वो भूखे लोगों पर अत्याचार कर रहा है, भूखे लोगों को पिटवा रहा है। ठीक है, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। अब इसलिए लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, संविधान भी बन रहा था, और कुछ लोग जो गरीब लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोल दिया। बास्तील जेल का नाम है। उन्होंने क्या किया, 14 जुलाई को धावा बोल दिया, और बोलकर उसे उसे जो जेल थी उसको तोड़ दिया, और उसमें से क्या किया, उन्होंने 7 कैदियों को छुड़ा लिया। बहुत ज्यादा कैदी नहीं थी, 7 कैदी थे। और ये कौन से कैदी थे? जो बेकरियों को जिन्होंने लूटा था ना, उनको जेल में बंद कर दिया था राजा की सेना ने। ठीक है, तो उनको ही छुड़ाने के लिए लोगों ने क्या किया, बास्तील को तोड़ दिया, और वहां से बहुत सारे हथियार वगैरह लूट लिए। ठीक है, और इसमें यही लिखा है कि किस तरह से क्या क्या हुआ। नेक्स्ट है इसमें, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यानी कि उन्होंने ये बोला कि नेशनल असेंबली जो जो बात मांग मान रहे हैं ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया कि शहर में सारी दुकानें लूट रही है। फिर जो लोग हैं वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गए हैं कि शहरों में भी क्रांति चल रही है, जो जेल है उसको भी कैदियों को छुड़ा लिया, इतने सारे हथियार लोगों के हाथ लग गए हैं, क्रांतिकारियों के हाथ लग गए हैं। तो राजा को कहीं ना कहीं डर था कि वो क्या करेंगे, राजा को भी मरवा देंगे। तो राजा ने डर के मारे क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो संविधान तुम बना रहे हो ना, जो जो तुम्हें मांगे चाहिए वो ठीक है, सारी मैं पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो राजा ने डर की वजह से ये नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और यह भी मान लिया कि उनकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश रहेगा, यानी कि संविधान लागू रहेगा। यानी कि जनता, जो राजा था वो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर रहा था उसके प्रति, जो वो थे, जनता थी उसके प्रति क्या कर रहा था, अपने आप को सरेंडर कर रहा था कि सरेंडर कर रहा था कि भाई जो तुम जैसे कहोगे मैं वैसे मानने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि राजा को दिख गया था कि अब पिटाई तेरी भी होगी, है ना। क्योंकि जब जेल लुट सकती है तो महल में घुसने में कितना टाइम लग रहा है लोगों को। नेक्स्ट है इसमें, 4 अगस्त 1779 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधकों वाली समिति व्यवस्था के
अनुमूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि पादरियों को इतना ज्यादा अधिकार था कि वो टैक्स वसूलते थे जनता से, तो पादरियों से ये अधिकार छीने गए कि भैया अब हम क्या करेंगे, जो गरीब लोग हैं वो टैक्स नहीं देंगे, किसको, चर्च को धार्मिक टैक्स नहीं देंगे, है ना। और जो चर्च की कुछ संपत्ति थी उसको भी जब्त कर लिया गया कि भाई अननेसेसरी इन्होंने जो संपत्ति है जब अपने अधीन ले रखी है तो ये किसको देनी है, ये जनता को देनी है ना। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे, लिब्रे उस समय उसकी जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, और यूरोप में आज डॉलर चलता है, वैसे ही उस समय फ्रांस में फ्रांस की जो मुद्रा थी उसका नाम था लिब्रे, की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने किससे ले ली, पादरी वर्ग से, कि भाई तुम ये सारी चीजें छोड़ो क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम जनता के लिए नियम कानून कुछ नहीं बना रहे हो, जनता के लिए खर्च नहीं कर रहे हो, सारी चीजें नहीं कर रहे हो, उसके फिर तुम टैक्स क्यों ले रहे हो। तो ये जो चीज है टैक्स या फिर उनकी संपत्ति, उसको हड़प लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक है, अब जो फ्रांस था वो कैसा बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। कैसे, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, मतलब संविधान का उद्देश्य ये नहीं था कि लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता जब चाहे सरकार गिरा सकती है, मतलब जनता जब चाहे जैसे हमारे देश में हर 5 साल में वोट डलती है। ठीक है, तो हम जब चाहें जब प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, हम हमारा जब मन करेगा नेक्स्ट वार विधायक को हटा सकते हैं, है ना, मुख्यमंत्री को, मतलब जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं भारत की जनता, क्योंकि भारत की जनता कैसी है, लोकतांत्रिक है ना। तो इसमें फ्रांस में क्या हुआ कि जनता अपने अधिकारों को मांग रही थी, लोकतंत्र नहीं मांग रही थी। जनता ने राजतंत्र ही स्वीकार कर रखा था, मतलब जनता ये चाहती थी कि शासन तो राजा ही करे, ठीक है, और जैसे चल रहा है वैसे चले, लेकिन बस इसमें संशोधन इतना होना चाहिए कि जनता के ऊपर राजा अत्याचार न कर सके, मतलब जनता को भी थोड़े से अधिकार मिले हों, लेकिन जनता पूरी तरह लोकतंत्र नहीं चाहती थी। ठीक है, फ्रांस में। अब इसमें नेक्स्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। मतलब संविधान लागू करके वो क्या चाहती थी कि जो सम्राट है उसकी शक्ति कैसी हो जाए, सीमित, कम हो जाए, वो अननेसेसरी उन पर टैक्स ना लगा सके, उनका शोषण ना कर सके। जैसे अब बहुत सारे जो अरब कंट्री हैं उनमें भी ऐसा है कि चल तो वहाँ राजतंत्र ही रहा है, आज भी राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन बहुत सारे अधिकार उनको वहां की जनता को मिले हुए हैं, वहां संविधान है। ठीक है, तो संविधान के हिसाब से उनका देश चल रहा है, लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो राजतंत्र है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि संविधान का मतलब होता है लोकतंत्र, नहीं। संविधान की लोकतंत्र की आवश्यकता है संविधान, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर देश में अगर संविधान है तो प्रत्येक देश लोकतांत्रिक है, नहीं। जो शुरुआत में जो फ्रांस की जनता थी, जो क्रांति हुई, तो वो ये चाह रही थी कि शासन तो राजा ही करे, राजा के शासन को हटाना नहीं चाह रही थी, पर वो उसकी शक्तियों को सीमित करना चाहती थी। ठीक है, आज भी बहुत सारे देशों में ऐसा चल रहा है कि वहाँ संविधान है लेकिन राजतंत्र भी है। ठीक है, और ये मुस्लिम कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में चल रहा है। एक व्यक्ति के हाथ में, मतलब जनता ये चाहती थी कि एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों का विभिन्न संस्थाएं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि वो जनता ये चाह रही थी कि जो राजा है वो क्या करे, कुछ शक्तियों को विधायिका को दे दे, यानी कि नेशनल असेंबली को दे दे। ठीक है, वहां पर नेशनल असेंबली काम कर रही थी उस टाइम पे, जैसे हमारे यहाँ संसद काम करते हैं, कि कुछ अधिकार तो विधायिका को मिलने चाहिए, यानी संसद को मिलने चाहिए, कुछ अधिकार किसको मिलने चाहिए, कार्यपालिका यानी कि प्रशासन जो होता है, पुलिस है, ये सारी जो है, जज है, इनको मिलना चाहिए, और कुछ अधिकार जो है वो न्यायपालिका यानी कि जज वकील, इनको मिलना चाहिए। तो इन तीनों में क्या बट जाना चाहिए। ठीक है, विधायिका यानी कि संसद, ठीक है, कार्यपालिका होती है जो प्रशासन के लोग होते हैं, जैसे बैंक के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, है ना, और हमारे जो जितने भी दफ्तर वगैरह होते हैं सरकारी, वो सब होते हैं कार्यपालिका। और न्यायपालिका होती है, आपको पता ही है, जो कोर्ट वगैरह होती है, जो वकील होते हैं और जो जज होते हैं, उनको बोलते हैं न्यायपालिका। ठीक है, में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया कर दिया गया। नेक्स्ट है इसमें, इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तो संविधान भी लागू था और क्या था, राजतंत्र ही था। अब आप चित्र 7 जो है वो दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। अब पुरानी तो आपने देख ली, 3 स्टेट में बटी हुई थी, अब नई वाली कैसी थी। अब देखो, सबसे पहले इधर आ जाओ आप, इसमें लिखा है सक्रिय नागरिक।
यानी कि जो नागरिक वोट डाल सकते थे वो। मताधिकार प्राप्त लोग, उनको बोलते थे सक्रिय नागरिक, और इनकी जो संख्या थी 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग, यानी कि 2.8 करोड़ की जनसंख्या में केवल और केवल कितने लोग वोट डाल सकते थे? 40 लाख लोग वोट डाल सकते थे। ठीक है। और निष्क्रिय नागरिकों में कौन थे? यानी कि जो लोग वोट नहीं डाल सकते उनमें कौन थे? मताधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि वोट नहीं डाल सकते थे लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चों तथा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मत प्राप्त नहीं था। ये जो नया संविधान बना, ठीक है, नए संविधान में क्या चीज थी कि जो व्यक्ति है जो वोट डालेगा उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, है ना, उसके पास जमीन होनी चाहिए या घर का मकान होना चाहिए, ठीक है, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसके उसकी जो डेली की आमदनी है वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर होनी चाहिए। तो मतलब नए संविधान में भी गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं था, है ना। तीसरे स्टेट के लोग जो मेनली संविधान का निर्माण कर रहे थे, ज्यादातर कौन से थे? तीसरे स्टेट के लोग थे। और उन्होंने कैसा संविधान बनाया जिसमें तीसरे ही स्टेट के जो गरीब लोग थे उनको उनको कोई भी अधिकार नहीं मिला। और देखिए, किसी भी वर्ग की महिला को अधिकार नहीं मिला, ठीक है, चाहे वो प्रथम स्टेट की थी या द्वितीय स्टेट की थी या तृतीय स्टेट की थी, किसी भी स्टेट की महिला को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। तो ये कैसा संविधान था? यानी कि सीधी सीधी बात है, देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया गया था, क्या बताया यहाँ पर? फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया था कि जो समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है, कौन कौन से? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और ये वाले वर्ग, तीसरा वर्ग। तो तीसरे वर्ग, पहले वर्ग के लोगों को तो वोट डालने का अधिकार था ही पहले से ही, दूसरे वर्ग के लोगों को अधिकार मिला, तीसरे वर्ग के जो लोग थे, तीसरे वर्ग के जो लोग थे, तीसरे वर्ग के जो लोग थे, उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला जो बड़े व्यवसायी थे, पैसे वाले थे, पढ़े लिखे थे, और जिनकी पर डे की इनकम 3 दिन की मजदूरी के बराबर थी। अब देखो, इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला, ठीक है, जो गरीब थे, किसान थे, जिनके पास भूमिहीन, यानी कि जिनके पास खुद की खेती करने के लिए जमीन नहीं थी, खुद का घर नहीं था, जो किराए पर रहते थे, जो मजदूर थे, ठीक है, जो नौकर थे, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। अब आप देख सकते हैं कि हर अमीर आदमी गरीब आदमी को कुचलना चाहता है। देखो, पहले वर्ग के लोग और दूसरे वर्ग के लोग एक तरह से समान थे, ठीक है, ये पादरी वर्ग के थे, ये कुलीन वर्ग थे, तो ये दोनों मिलकर किसका शोषण कर रहे थे? इन सबका शोषण कर रहे थे, ठीक है। जब इन लोगों ने अपने लिए आवाज उठाई, इस तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे लोगों ने आवाज उठाई, तो केवल इन लोगों ने अपने लिए आवाज उठाई, इन गिरे हुए लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे महात्मा गांधी जी देख रहे थे, हमारे क्रांतिकारी लोग देख रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस जी, और आजाद भगत सिंह जी, सभी लोग हमारे देश के ये चीज देख रहे थे। तो हमारे देश में लगभग 1930 में ये घोषणा करी गई थी कि जब हमारा देश आजाद होगा अंग्रेजों से, जब हमारे देश में संविधान लागू होगा, उस टाइम हमें ऐसा संविधान नहीं चाहिए जैसा यूरोप में चल रहा है। हम ऐसा संविधान चाहते हैं जिसमें महिलाओं और पुरुषों को, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ये राजनीति विज्ञान की बुक में या 8th क्लास में लिखा हुआ है, शायद 8th क्लास वाली में लिखा हुआ है, तो किसी ना किसी बुक में मैंने देखा है ये, तो ये पूरी लाइन में बता रही हूँ आपको, यही लाइन लिखी हुई है। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमको ऐसा संविधान नहीं चाहिए जिसमें वोट डालने का अधिकार या मत देने का अधिकार किसी महिला को ना हो। हमें ऐसा संविधान नहीं चाहिए जिसमें गरीब लोगों को उनके पैसे के आधार पर वोट डालने का अधिकार ना दिया जाए। हमें ऐसे संविधान की जरूरत नहीं है जिसमें कुछ लोगों को सारे अधिकार हो और कुछ लोगों को कोई अधिकार ना हो। हम ऐसा संविधान चाहते हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक समान हो, सभी को वोट डालने का अधिकार हो, सबको पढ़ने का अधिकार हो, और सभी को किसी भी नौकरी या पद पर जाने का अधिकार हो, ठीक है। तो ये संविधान को देखकर महात्मा गांधी जी ने पहले से ही, और जितने भी मतलब हमारे क्रांतिकारी थे, किसी ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया कि भाई महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हर क्रांतिकारी ये चाहता था कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, जॉब करने का अधिकार होना चाहिए, सारे अधिकार होने चाहिए, ठीक है। तो अभी आप आगे फ्रांस की क्रांति में पढ़ेंगे कि फ्रांस में, और केवल फ्रांस की बात नहीं कर रही मैं, पूरे यूरोप में लड़कियों ने, महिलाओं ने इतना ज्यादा संघर्ष किया है अपने आप को वोट डालने का अधिकार दिलाने के लिए, या अपने आप को पढ़ने का अधिकार दिलाने के लिए, जबकि हमारे देश में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है। हमें सब कुछ हमारे जो पूर्वज हैं, या हम कह सकते हैं हमारे देश के जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है फ्री में, ठीक है। तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा था संविधान में,
केवल और केवल पुरुषों को दिया जा रहा था, ठीक है। और फ्रांस में लगभग लगभग 1946 में, कितने में, 1946 में, ठीक है, ये अधिकार मिला कि महिला भी वोट डाल सकती है। और हमारे देश में कब अधिकार मिला, 1947 में। यानी कि ये तो पहले से डिसाइड था कि देश आजाद होगा तो महिलाओं को सब कुछ देंगे। तो 1947 के लगभग हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। उस समय जो संविधान बन रहा था उसमें ये चीज मेंशन करी जा रही थी कि महिलाओं को सारा अधिकार मिलेगा, ठीक है। और देखो इन्होंने कितनी चालाकी करी पुरुषों ने कि महिलाओं के ऊपर यहाँ भी अत्याचार होता था। अब ये जो वोट है, इस वोट से ये 50,000 पुरुष जो हैं वो वोट डालते थे, ठीक है। इससे ये 50,000 चुने जाते थे। और ये 50,000 से क्या होता था, नेशनल असेंबली में आते थे 745 सदस्य, ठीक है। और ये 745 सदस्य नेशनल असेंबली के जो थे वो सम्राट को नियंत्रित करते थे। और जो कुछ भी गलत लगता था तो राजा का बहुत कम इंटरफेयर था, ज्यादातर जो शासन था वो नेशनल असेंबली के ही हाथों में था, ठीक है। और मंत्री परिषद बनाई गई थी। और इसकी वोटिंग अलग थी, किसकी, न्यायपालिका की, ठीक है। न्यायपालिका की वोटिंग अलग थी, जज वगैरह की वोटिंग क्या थी, अलग थी। और इसकी कार्यपालिका और विधायिका की जो वोटिंग थी वो एक ही थी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मैप दिया हुआ है, आपको समझ आ रहा होगा कि कितना कुछ उस समय फ्रांस में चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1991 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, ठीक है। राजा ने डर के, जब इतने सारे वो देखे उसने कि वो लूट चल रही है, ये सब चल रहा है और जनता के हाथों में हथियार है और जनता दुखी हो रही है राजा के शासन से, तो राजा ने क्या किया कि ऐसा ना हो कि जनता हमें ही उखाड़ के फेंक दे या फिर हमें मार दे। इसलिए 1779 में उन्होंने बोला कि ठीक है, नेशनल असेंबली अपना संविधान बनाए और हम उसको बाद में लागू कर देंगे। और ऐसा हुआ भी, नेशनल असेंबली ने अपना संविधान बना लिया, ठीक है। कब बनाया उसने, नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया था, ठीक है। वही डेट इसमें दी हुई है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे, ठीक है। एक समूह का चुनाव करते थे, निर्वाचित समूह का, जो ऊपर दे रखा है, जो पुनः नेशनल असेंबली सदस्यों को चुनता था, ठीक है। ये जो दे रखा है ये यही दे रखा है कि जो 40 लोग हैं वो कितने लोगों को चुनेंगे, 50,000 लोगों को। और जो 50,000 लोग हैं वो किसको चुनेंगे, वो इनको विधायिका में जो लोग बैठे हैं उनको चुनेंगे, ठीक है। और वहीं से ये पूरा शासन चलेगा। नेक्स्ट है, इसमें सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों ही सक्रिय नागरिक थे जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा मिला हुआ था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर, ठीक है। 3 दिन की मजदूरी से मतलब ये है, जैसे आजकल मजदूरी लगभग मुझे लग रहा है शायद 700 रुपए है पर डे, है ना। तो लगभग अगर कोई व्यक्ति 2100 रुपए पर डे के कमा रहा है तो वही वोट डाल सकता है, ठीक है। अगर हम आज के हिसाब से भारत में देखें तो आज जो मजदूरी का रेट है वो 700 रुपए पर डे का चल रहा है, ठीक है। दिल्ली में तो यही चल रहा है और मुझे बाकी स्टेट का नहीं पता। तो 700 रुपए पर डे का चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति 2100 रुपए पर डे का कमा रहा है तो वही वोट डाल सकता था, ठीक है। 700 वाले वोट नहीं डाल सकते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। यानी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या अच्छे घर की महिलाएं, उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, ठीक है। यानी कि जो टैक्स देते थे, जो बहुत ज्यादा टैक्स देते थे, वही वोट डाल सकते थे, ठीक है। लेकिन वो तो जन्मजात थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग तो जन्मजात थे, उनको तो वोट डालने का अधिकार था ही, लेकिन तीसरे स्टेट के उन्हीं लोगों को अधिकार था। देखो आपने फ्रांस की क्रांति से क्या देखा, आपने ये देखा कि हमेशा से ये रहा है जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, ठीक है। पहले पहले और दूसरे स्टेट के लोग किसका शोषण कर रहे थे, थर्ड स्टेट के। जब थर्ड स्टेट के लोगों के हाथ में सत्ता आई, उनको अधिकार मिला कि वो संविधान बना सकते हैं, तो उन्होंने केवल और केवल अपने लिए ये चीजें रखी। बिल्कुल गरीब नीचे कुचले हुए लोगों के लिए कुछ नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। महिलाओं को लोग आगे नहीं बढ़ा रहे थे उस टाइम पे, है ना। तो बाद में आंदोलन वगैरह हुए तो महिलाओं को आगे बढ़ाया गया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, ये जो गरीबी और अमीरी का फासला है ये हमेशा से रहा है, रहेगा। अगर आपको इसको पार करना है तो एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, ठीक है। एक अच्छा इंसान बनो और पैसे कमाओ और अपने आप को ऊपर लेके आओ, ठीक है। अगर आप सोचोगे हम गरीब हैं, लाचार हैं, लोग हमें बराबरी की दृष्टि से देखें, नहीं देखेंगे। और जिन महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है आज भी,
जिनको नीचा दिखाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके घर में उनके हस्बैंड हैं या उनके भाई हैं या उनके पिता है, कोई भी उनके साथ शोषण कर रहा है, तो इस सब से निकलने की कोशिश आपको खुद को करनी पड़ेगी, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। ठीक है, जब हम खुद कोशिश करते हैं, खुद हम अपनी हेल्प करते हैं, तभी भगवान हमारी हेल्प करते हैं, है ना। जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करोगे, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप उस क्षेत्र से खुद निकलने की कोशिश नहीं करोगी, तब तक आपकी हेल्प कोई भी नहीं करेगी। नेक्स्ट है इसमें, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। ठीक है, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का मतलब है कि उन्होंने कुछ मांगे रखी जो नागरिकों के लिए थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो बिल्कुल हमारे संविधान से मिल रही है ना ये चीजें, क्या मिल रही है हमारे संविधान से, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है ना, और कानूनी बराबरी के अधिकार। ठीक है, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार क्या है, आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, जैसा कि हमारे संविधान में, जैसे हमारे संविधान में इन अधिकारों को क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, और यहाँ क्या बोला गया, नैसर्गिक अधिकार। ठीक है, बात एक ही है, यहाँ बोला गया नैसर्गिक अधिकार, हमारे भारत के संविधान में क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। और इस तरह के अधिकारों का उल्लेख आपकी एनसीईआरटी में कई जगह है। जो अमेरिका में गृह युद्ध चला था या फिर क्रांति हुई थी, वहां पर इसी तरह के अधिकारों का जिक्र है। ठीक है, उनको मुझे याद नहीं आ रहा, उनके लिए कुछ अलग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन है वो यही। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। जो घोषणा पत्र शुरू किया गया, मतलब जो घोषणा पत्र तैयार किया गया महिला और पुरुष के सामान्य अधिकारों के लिए, कौन कौन से अधिकार, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि वो बात रख सकते हैं अपनी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, कानून के समक्ष सबको बराबरी, चाहे वो पादरी है, चाहे वो बहुत पैसे वाला है, चाहे वो कुलीन वर्ग का है, चाहे वो सामान्य लोग हैं, तो सबके लिए क्या होना चाहिए, कानून बराबर होना चाहिए। तो ये सारी लाइन है जो ये दी हुई है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके ही पढ़ने की है कि क्या क्या उन्होंने बोला कि इस तरह से चीजें होनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर एक क्रांतिकारी का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्रांतिकारी पत्रकार जो पाल मरा ने अपने अखबार लाइम द पपल, यानी कि जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की। उन्होंने क्या टिप्पणी की, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। ठीक है, मतलब जो चीज मैं कह रही हूँ ये वही इन्होंने बोला। क्या बोला इन्होंने कि जनता के कार्यभार किस पर सौंप दिया गया, अमीरों पर। गरीबों और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी नहीं सुधर सकती। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नया संविधान लागू हुआ उसमें महिलाओं के लिए और जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है। और धनाढ्य वर्ग, यानी कि जिनके पास धन है, कानून को कैसे भी प्रभावित करता है, फिर भी ये कानून तब तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि जैसे दोनों स्टेट के लोग अत्याचार कर रहे थे, जो नया संविधान है वो कहीं ना कहीं किसके हाथों में है, वो अमीर लोगों के हाथों में। भाई 3 दिन की मजदूरी के बराबर जिसके पास पैसे होंगे वो जो है वो वोट डाल सकते हैं। तो ये क्या है, तो एक तरह से अमीरों के हाथ में ही है ना। तो यानी कि जो 10-15 दिन की मजदूरी के बराबर पैसे कमाते होंगे पर डे का, वो लोग चुनाव लड़ते होंगे उनके यहाँ, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से एकीकरण हो गया, किसका, पैसे का, कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वही वोट कर सकता है। अब देखो नेक्स्ट इसमें लिखा है राजनीतिक प्रतीकों के मायने, कि राजनीतिक प्रतीकों के क्या क्या मायने थे। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है, ये इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। तो ये कुछ प्रतीक है कि टूटी हुई जंजीर का क्या था, कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई जंजीर हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक थी। यानी कि ये जो चित्र है ये किसका है, आजादी का प्रतीक है। ये जो है बर्छी, या इसको छड़ी बोला गया है, छड़ियों का बर्छीदार गट्ठर, ये क्या है, अकेले छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है।
और पूरे गट्ठर को नहीं, यानी कि अने एकता में बल है, ठीक है, ये इसका प्रतीक है। यानी बहुत सारी छड़ियां हैं और आगे क्या है, एक वो लगाया हुआ है, तो कौन तीर टाइप का एक लगाया हुआ है कि एक तीर को काट सकते हैं, लेकिन इतने तीरों को एक साथ अगर वो मिल जाए तो उनको नहीं काटा जा सकता। ये एक अलग चित्र है, त्रिभुज में एक आंख बनी हुई है, इसका अर्थ है त्रिभुज के अंदर आंखें रोशनी बिखेरती आंखें। ये क्या है, सर्वदर्शी आंखें ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरण अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। ठीक है, ये क्या है, राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक। ठीक है, ये क्या है, राजदंड। और नेक्स्ट है इसमें, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें दिया है लाल फ्राइजियन टोपी। लाल फ्राइजियन टोपी किसका प्रतीक है, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी गई टोपी। जब दास स्वतंत्र हो गए तो उन्होंने इस तरह की टोपी पहनी थी। नेक्स्ट है इसमें, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीला सफेद और लाल रंग क्या है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं, नीला, सफेद और लाल, है ना। और ये दो तीन चित्र हैं, ये आप देख लेना। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये जो है और आगे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको पूरी डिटेल में एनसीईआरटी देखने को आपको मिलेगी, 6 से और 10 तक की चैप्टर वाइज मिलेगी, और सारी चीजों की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, हर क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। ठीक है, और सबके एमसीक्यू मिलेंगे हर चैप्टर के, हर बुक के, और बिल्कुल सीरियल से मिलेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक कर देना। छोटा सा एक कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन देखो चीज़ों को समझाने में टाइम लगता है, मैं एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ आपको। तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और सारे पार्टों को जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति किस तरह से हुई थी। और अगर आपने ये पूरी सीरीज कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपको नहीं आएगा फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।